जय हिंद दोस्तों। मैं हमेशा आपको किसी पर्टिकुलर धर्म, जाति या संप्रदाय की गिरी हुई सोच से ऊपर उठाकर अपने देश के उन महान ताकतों के बारे में बताता हूँ जो हम में से है। ये ताकत वो एम्बिशन है जो हम सबके अंदर होती है, लेकिन कभी लोग क्या कहेंगे, घर वाले क्या कहेंगे, दोस्त क्या सोचेंगे की भावना से हम उसे अंदर ही दबाए। लेकिन आज की इस वीडियो के बाद मैं आपसे वादा करता हूँ कि आप एकदम टीपू दादा की तरह कहने लगेंगे, दो दिन जिया शेर के माफी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। और दोस्तों, आपके लिए 6 दिन तक लगातार दिन रात काम करके मैं आपके लिए एक वीडियो लाता हूं, तो प्लीज आपको 1 सेकंड लगेगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। Hey kid, don't ever let them get inside your... लिगैंड्स के लाइफ की स्टार्टिंग भी लिगैंड ही होती है, और ये फूलों की माला से नहीं, कड़कती धूप में नंगे पैर पत्थरों पर चलने से होती है। कुछ इसी तरह स्टार्टिंग हुई 3 दिसंबर 1889 को बंगाल राज्य के मेदिनीपुर जिला में खुदीराम बोस की। खुदीराम बोस मीन्स बेचा हुआ। इनके पिता त्रैलोक्यनाथ और माँ लक्ष्मी प्रिया को कई वर्षों से एक बेटे की चाह थी, जिसके लिए इनके पिता ने 3 दिन तक माँ काली, माँ विंध्येश्वरी देवी की पूजा की। जिसके बाद इनके पिता के सपने में माँ काली आती हैं और इनसे कहती हैं कि तुम्हारे यहाँ एक बेटा होगा जिसकी भविष्य में बहुत ख्याति होगी, लेकिन उसकी आयु कम होगी। ये सुनकर इनके पिता खुश तो होते हैं, लेकिन थोड़े से दुखी भी हो जाते हैं। उस टाइम बंगाल में ऐसी प्रथा थी कि जब पता चलता था किसी बच्चे की आयु कम है तो उसे बेच दिया जाता था। ये एक रस्म थी जिससे ऐसा माना जाता था कि बच्चे की आयु में सुधार होगा। तो इनके पिता ने इनकी बड़ी बहन अपरूपा देवी को 3 मुट्ठी चावल में इन्हें बेच दिया। तब से इनका नाम पड़ा खुदीराम बोस, मतलब बेचा हुआ, चावल बेचा हुआ। और दोस्तों, अब स्टार्ट होने वाली है एक असली लिगैंड की लाइफ, जिसका जिक्र मैंने शुरू में आपसे किया था। इनके जन्म के कुछ दिनों बाद अधिक तबीयत खराब होने की वजह से इनकी माता की मृत्यु हो जाती है और मात्र 6 वर्ष की आयु में इनके पिता का भी देहांत हो जाता है। इनके माता पिता के देहांत के बाद इनकी बड़ी बहन अपरूपा देवी इन्हें अपने घर लेते आती हैं और प्रारंभिक शिक्षा कराने के बाद इनका एडमिशन हैमिल्टन स्कूल में करा देती हैं। मैं इनके साथ इनकी बड़ी बहन के बारे में भी इसलिए आपको बताते हुए चल रहा हूँ ताकि आपको एक बड़ी बहन के अंदर छिपा माँ का रूप भी दिखे। अपने शुरुआती दिनों में खुदीराम बोस पढ़ाई में कम और खेलकूद में आगे थे, लेकिन इसके बाद इनके लाइफ में कुछ ऐसा होता है जो पूरी कहानी ही बदल के रख देता है, जिसकी वजह से इनकी मृत्यु के लगभग 150 साल बाद हम आज उनकी बात कर रहे हैं। उस टाइम बंगाल में स्वतंत्रता संग्राम की क्रांति जोरों शोरों पे थी और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को 4 पेज का संपादकीय छापने के जुर्म में जेल हो गई। ये सुनकर खुदीराम बोस एकदम तिलमिला उठते हैं कि अपने ही देश में अपने ही लोगों से हम अपनी ही बात नहीं कर सकते हैं, ये कैसी हमारी जिंदगी है। और उस दिन ये प्रण लेते हैं कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इसका बदला लेके रहूंगा और अंग्रेजों को भारत से भगा के रहूंगा। उस टाइम बंगाल में एक और बड़े महान क्रांतिकारी थे, हेमचंद कानगो। 1896 में 1896 में ये अपनी सारी संपत्ति बेचकर पेरिस जाते हैं और वहां से बॉम्ब बनाने का मैनुअल लेके आते हैं। उस टाइम बॉम्ब की हैसियत आज के न्यूक्लियर बॉम्ब के बराबर थी। जब बंगाल की रोड पे हेमचंद कानगो जा रहे थे, तब उनके सामने एक बच्चा आता है और उनसे कहता है, मुझे पिस्तौल दो, मैं अंग्रेजों को मारूंगा। ये सुनकर हेमचंद कानगो एकदम हक्का बक्का हो जाते हैं। कौन है ये बच्चा, कहां से इतनी ताकत है इसके पास कि ये इतनी छोटी सी उम्र में अंग्रेजों की शासन में अंग्रेजों को मारने की बात कर रहा है। और वो बच्चा स्वयं खुदीराम बोस ही रहते हैं। और यहाँ पे हो जाती है जोहरी को हीरे की पहचान। हेमचंद कानगो इसके बाद इन्हें अपने युगांतर संगठन में शामिल कर लेते हैं। हेमचंद कानगो, खुदीराम बोस, अरविंदो घोष और उल्लास दत्त मिलकर एक स्कूल ओपन करते हैं, जिसमें ये नए नए क्रांतिकारियों को बॉम्ब बनाना सिखाते हैं। इस टाइम खुदीराम बोस के बैग में केवल 3 तरह की बुक्स होती थी, एक श्रीमद् भगवद गीता, एक स्वामी विवेकानंद की पुस्तक और एक मैजनी और गैलीबाल्टी जैसे महान क्रांतिकारियों की।
जो सुभाष चंद्र बोस के भी मार्गदर्शक हैं। श्रीमद् भगवत गीता के ज्ञान से बचपन से ही प्राणायाम करके खुदीराम बोस का दुबला पतला शरीर वज्र के समान कठोर हो गया था। और अब कुछ ऐसा होने वाला था बंगाल में जिसकी वजह से अंग्रेजों को पता चलने वाला था कि उनके यहाँ उनके बाप ने जन्म ले लिया है। फरवरी 1906 में बंगाल विभाजन के बाद अंग्रेजों ने लगभग आधा भारत लूट चुका था, आधा से अधिक भारत लूट चुका था और इंग्लैंड में नए नए इंडस्ट्रीज लगाए जा रहे थे। और ऐसी ही एक इंडस्ट्रियल प्रदर्शनी इन्होंने बंगाल में खोली, सोनार बांग्ला, जिसमें देश विदेश से लोग आने वाले थे। बंगाल विभाजन खुदीराम बोस के लिए ठीक वैसा ही था जैसे हमारे लिए अखंड भारत। बंगाल विभाजन खुदीराम बोस के सीने में दिन रात चुभता था। बंगाल विभाजन की आग इनके सीने में धू धू करके जल रही थी और इसकी खिलाफत के लिए इनके और इनके साथियों ने ये फैसला किया कि ये उस प्रदर्शनी में जाएंगे और वहां जाके पर्चा बांटेंगे और देश विदेश से आए लोगों को अंग्रेजों की क्रूरता और बंगाल विभाजन के बारे में बताएंगे। और इन्होंने ऐसा किया भी। ये उस प्रदर्शनी में जाते हैं और देश विदेश से आए लोगों को अंग्रेजों की कारनामों वाला पर्चा बांटने लगते हैं। ये करते हुए एक पुलिस अधिकारी ने देख लेता है और इनके हाथ से वो पर्चा छीनने लगता है। उस टाइम इन पोस्टरों की कीमत इतनी होती थी कि क्रांतिकारी अपनी जान लगा देते थे इसे बांटने में। जब वो पुलिस अधिकारी इनके हाथ से वो पोस्टर छीनने लगता है तो ये उसे घूसा मारते हैं और वहां से भाग जाते हैं। लेकिन फिर कुछ ऐसा ही होता है जिसकी वजह से हमारा भारत हमेशा मुंह की खाते हुए आया है। किसी अपने ही देशवासी ने इनकी मुखबिरी कर दी और इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। उस टाइम अंग्रेजी सरकार बेल की कीमत इतनी रखती थी कि या तो क्रांतिकारी की सारी संपत्ति ही बिक जाए या क्रांतिकारी कभी जेल से निकल ही ना पाए। कुछ ऐसी ही कीमत रखी गई खुदीराम बोस के बेल की भी। इनके परिवार वालों ने इन्हें छुड़ाने के लिए अपनी सारी संपत्ति बेच दी और इनका बेल कराया। अब जेल से निकलने के बाद इनकी जगह कोई आम आदमी रहता तो वो सर पीटने लगता, पछतावा करने लगता, ये क्या कर दिया मैंने, ये नहीं करना चाहिए था, सब कुछ लुट गया। कई लोग समझाने वाले भी आ जाते कि जैसे चल रहा है चलने दो, तुमको क्या फर्क पड़ता है, सब लोग जी ही न रहा है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। खुदीराम बोस जेल से निकलने के बाद दुगने जोश के साथ दोबारा से अपनी क्रांति में जुट गए। बंगाल विभाजन की खिलाफत के लिए इनके और इनके साथियों ने अब दूसरा प्लान बनाया और बंगाल विभाजन में शामिल बंगाल के गवर्नर को मारने का फैसला किया। 1907 में बंगाल गवर्नर नारायणगढ़ रेलवे स्टेशन पे आने वाला था। वो अपनी बोगी में अकेले होने वाला था तो इन्होंने उस पूरी बोगी को ही उड़ाने का प्लान बनाया और सफलतापूर्वक बॉम्ब रख भी दिया। और जैसे ही बंगाल गवर्नर अंदर आता है इन्होंने बॉम्ब फोड़ दिया। लेकिन फिर किस्मत साथ नहीं देती है और बंगाल गवर्नर आज उस बोगी में बैठा ही नहीं था। इसके बाद ये और इनके साथी वापस से अपने डिस्ट्रिक्ट, अपनी मातृभूमि वापस आ जाते हैं और अब ये अपने जिंदगी के सबसे बड़ी क्रांति को अंजाम देने वाले थे, जो क्रांति इन्हें कोयले की ढेर से करोड़ों की कीमत रखने वाला कोहिनूर बनाने वाली थी। उस टाइम इनके डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट था किंग्सफोर्ड, जो क्रांतिकारियों को कड़ी से कड़ी सजा देने के लिए मशहूर था। अपराध साबित होने पे ये बच्चों को भी नहीं छोड़ता था और उन्हें भी कोड़े मरवाता था। अरविंदो घोष और उल्लास दत्त पे संपादकीय छापने के लिए एक केस चल रहा था जिसकी सुनवाई किंग्सफोर्ड ही करने वाला था। जिस दिन इस केस की सुनवाई चल रही थी उस समय न्यायालय में सारे क्रांतिकारी उपस्थित थे। तभी एक अंग्रेजी सिपाही बिना कारण एक क्रांतिकारी को डंडे मारने लगता है। ये देखकर खुदीराम बोस के साथी सुशील सेन इसका विरोध करते हैं। ऐसा करने पर वो पुलिस अधिकारी इन्हें भी डांट के बैठा देता है। तब सुशील सेन को गुस्सा आता है और वो उस पुलिस वाले को मारने लगते हैं। वो उसे तब तक मारते हैं जब तक वो दर्द से कराहने नहीं लगता है। ऐसा करने पर सुशील सेन के खिलाफ भी मुकदमा होता है और फिर से इसकी सुनवाई किंग्सफोर्ड के पास जाती है। किंग्सफोर्ड इन्हें 15 कोड़ों की सजा सुनाता है। सजा होने के बाद अंग्रेजी एक पुलिस वाला इनके साथी सुशील सेन को घसीट के बाहर ले जाने लगता है और इनके कपड़े उतारकर गिन गिन कर कोड़े मारने लगता है। हर एक कोड़े की मार पर सुशील सेन के मुंह से एक ही आवाज निकल रही थी, वंदे मातरम। ये देखकर खुदीराम बोस एकदम आग बबूला हो जाते हैं
और ये तय कर लेते हैं कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, अब किंग्सफोर्ड नहीं बचेगा। किंग्सफोर्ड को मारने के लिए खुदीराम बोस ने बॉम्ब रखा हुआ एक पार्सल तैयार किया और उसे भिजवाया, लेकिन एक बार फिर किस्मत साथ नहीं देती है और ये पार्सल किंग्सफोर्ड की जगह कोई और खोलता है और बॉम्ब फट जाता है। ब्रिटिश सरकार को अब ये पता चल गया था कि अब क्रांतिकारी किंग्सफोर्ड को छोड़ेंगे नहीं, इसलिए इन्होंने इसका तबादला मुजफ्फरपुर करवा दिया। लेकिन खुदीराम बोस ने तो ये तय कर लिया था कि चाहे वे इसका तबादला इंग्लैंड में ही क्यों न करा दें, ये वहां जाके भी इसे मारेंगे। किंग्सफोर्ड को मारने के लिए खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी अब मुजफ्फरपुर जाते हैं और वहां जाके किंग्सफोर्ड के दिन भर की गतिविधियों पे ध्यान देने लगते हैं और उन्हें ये पता चलता है कि रोज रात ये एक क्लब से बाहर निकलता है। इन्होंने किंग्सफोर्ड को मारने के लिए उसी क्लब को चुना। जिस रात किंग्सफोर्ड वहां से आने वाला था, उस रात ये लोग उस क्लब के बाहर जाते हैं और एक पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। और प्लान ये था कि जब किंग्सफोर्ड की गाड़ी क्लब से निकलेगी तो ये उस पे पेड़ के पीछे से ही बॉम्ब फेंकेंगे, और ऐसा होता भी है। किंग्सफोर्ड की गाड़ी रात क्लब से निकलती है और ये लोग पेड़ के पीछे से ही एक बॉम्ब फेंकते हैं। बॉम्ब का धमाका इतना बड़ा होता है कि 8 मील तक बॉम्ब की आवाज जाती है और अब यहाँ से ये लोग खुश होके भागने लगते हैं। खुदीराम बोस लगभग 36 किलोमीटर तक पैदल चल के स्टेशन पहुंचते हैं और पानी पीने के लिए एक दुकान पे जाते हैं और वहां पे पानी मांगते हैं। तभी दुकान पे कुछ लोग ये बात करते रहते हैं कि किंग्सफोर्ड तो बच गया, लेकिन डैनी की पत्नी और उसकी बेटी मर गई। ये सुनकर खुदीराम बोस चौंक जाते हैं और उनके मुंह से निकल जाता है, क्या किंग्सफोर्ड बच गया? और ये बात वहीं खड़ा एक जासूस सुन लेता है और इन्हें गिरफ्तार कर लेता है और अब इन पे मुकदमा चलता है। जब इनसे इनका वकील चुनने के लिए कहा जाता है तो ये साफ मना कर देते हैं और कहते हैं इन्हें इनका जुर्म कबूल है, लेकिन फिर भी इनके लिए एक वकील कालिदास को चुना जाता है। इतनी छोटी सी उम्र में इतना बड़ा काम करने वाले खुदीराम बोस को देखकर कालिदास भी चौंक जाते हैं। कालिदास इनके पास जाते हैं और इनसे पूछते हैं, क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा है? तब खुदीराम बोस का ये जवाब सुनिए जो शायद आपके अंदर भी आग लगा दे। खुदीराम बोस कहते हैं, हम उनकी पूछते हैं जहां महिलाएं अपना सम्मान बचाने के लिए जलती आग में कूदकर जौहर कर लेती हैं, और हम तो नौजवान हैं, तो क्या हम अपने देश का मान रखने के लिए फांसी पे नहीं चढ़ सकते? और उधर इनके साथी प्रफुल्ल चाकी की भी पुलिस वाले घेराबंदी कर लेते हैं। प्रफुल्ल चाकी भी चंद्रशेखर आजाद की तरह अंग्रेजों की गोली से नहीं मरना चाहते थे, इसलिए वो स्वयं ही वीर गति को प्राप्त होते हैं और यहाँ खुदीराम बोस अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं। ये इतिहास में चलने वाली सबसे कम दिन की सुनवाई है, जिसमें 5 दिनों में ही एक 18 साल के लड़के को फांसी की सजा सुना दी जाती है। 8 जून 1908 को खुदीराम बोस पे केस चलता है और 13 जून 1908 को इन्हें फांसी की सजा दे दी जाती है। अपने अंतिम क्षण में भी खुदीराम बोस को तनिक भी डर नहीं था। सुनवाई के दौरान जज भी इनसे प्रभावित हो जाता है और इनसे पूछता है कि तुमने बॉम्ब बनाना कहाँ से सीखा? तो खुदीराम बोस के मन में ये ख्याल आता है कि यहाँ पे देश दुनिया के लोग बैठे हैं और न्यूज़ रिपोर्टर्स बैठे हैं, अगर मैं यहाँ पे इसे बॉम्ब बनाना बताता हूँ तो मेरे जो नए क्रांतिकारी हैं उन्हें कहीं जाना नहीं पड़ेगा और उन्हें यहीं से पता चल जाएगा बॉम्ब कैसे बनता है। जिसके लिए ये जज से इजाज़त मांगते हैं कि आप यदि मुझे 2-3 दिन का समय दें तो मैं आपको भी बॉम्ब बनाना सिखा दूंगा, लेकिन जज इन्हें इसकी इजाज़त नहीं देता है और आखिर में मात्र 18 साल की उम्र में इन्हें फांसी की सजा सुना दी जाती है। फांसी के टाइम पे जब इनसे इनकी आखिरी इच्छा पूछी जाती है तो वो इनसे कहते हैं कि मेरे हाथ मत बांधना, मेरे मुंह पे काला कपड़ा मत पहनाना। लेकिन अंग्रेज इनसे कहते हैं कि हम हाथ नहीं बांधेंगे, लेकिन मुंह पे काला कपड़ा पहनाना पड़ेगा। तो ये अपने हाथ से फांसी का फंदा चूमते हैं और वंदे मातरम कह के उसे अपने गर्दन में डाल लेते हैं और इन्हें फांसी दे दी जाती है। इनकी मौत के बाद एक अलग ही सैलाब बंगाल में उठता है। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या युवा, पूरी जनता इनसे इतना प्रभावित होती है कि बंगाल में अब एक ऐसी धोती का चलन हो जाता है जिसके किनारों पर खुदीराम बोस लिखा होता था। इनकी याद में कई दिन तक बंगाल के स्कूल कॉलेज बंद रहे और हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की फांसी से
इतने प्रभावित हुए कि इनकी फांसी के बाद इनकी फोटो अपने कमरे पे चारों तरफ लगा दी। इनके दाह संस्कार में पूरे बंगाल के, पूरे भारत के लोग आए और इनके पार्थिव शरीर की राख को डिब्बे में भर भर के सभी लोग अपने यहाँ ले गए इनकी याद में रखने के लिए। लेकिन दोस्तों, हम इतने बदनसीब हैं कि जिनकी जान की बदौलत आज हम यहाँ बैठे हैं, हम उनकी इज्जत भी नहीं कर पाते हैं। देश आज़ाद होने के बाद 1949 में जहाँ पे खुदीराम बोस को फांसी की सजा हुई थी, बिहार के उस जेल में इनकी एक मूर्ति बनवाई जाती है, जिसका अनावरण करने के लिए नेहरू जी को बुलाया जाता है। शुरू में तो नेहरू जी यहाँ आने के लिए स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन जिस दिन अनावरण होने वाला रहता है उसी दिन नेहरू जी मना कर देते हैं और कहते हैं खुदीराम बोस एक आतंकवादी का काम किए हैं और हम गांधीवादी हैं, हम इनका समर्थन नहीं करते हैं। अब इनको क्या कहना चाहिए ये आप ही बता दीजिएगा। लेकिन दोस्तों, हम तो इनका पूरा समर्थन करते हैं और हमें गर्व है कि हम उनके देश में पैदा हुए जहाँ पे ऐसे लोग भी जन्मे हैं, जो 18 साल की उम्र में, जिस 18 साल की उम्र में आज के युवा बाबू सोना में परेशान रहते हैं, उस 18 साल की उम्र में खुदीराम बोस पूरी अंग्रेज सरकार को हिलाकर रख देते हैं। तो गर्व तो हमें होना ही चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप भी खुदीराम बोस का समर्थन करते हैं तो कमेंट में खुदीराम बोस को सत सत नमन जरूर लिखें। और मेरी पिछली वीडियो जिसमें मैंने इन सभी विदेशियों के कारनामों के बारे में आपको बताया है, वो जरूर देखिएगा और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि 18 साल की उम्र में देश के लिए जान गंवा देने वाले खुदीराम बोस की सच्चाई पूरी दुनिया तक पहुंचे और सब इसे देखें। जय अखंड भारत, जय श्री राधे कृष्ण।